भारतीय सभ्यता की शुरुआत से ही विभिन्न उत्सवों एवं मांगलिक कार्यक्रमों पर मन की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नृत्य अपने आप में विशेष हैं, जिनका उत्तर प्रदेश की संस्कृति से प्रत्यक्ष संबंध है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों को जानेंगे और उनमें क्या है खास, हर एक बात को समझेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा यह वीडियो किस क्रम में रहने वाला है। तो आज के हमारे वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग लोक नृत्यों के साथ में कि वे क्या होते हैं एक्चुअल में। देखिए, बात कोई भी हो, हमेशा पहले उसकी परिभाषा, उसकी एक खास डेफिनेशन होती है, उसका क्या तात्पर्य है यह समझ लेना चाहिए। तो एक्चुअल में लोक नृत्य क्या होते हैं, क्या इसका अभिप्राय है, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। अगर हम स्थिति को समझे तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को कुछ भागों में विभक्त किया जाता है। तो कौन से हैं वह भाग? ब्रज, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर देखने वाली बात एक यह है कि ब्रज क्षेत्र कौन सा है, पूर्वांचल कौन सा है, अवध क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है, यह सभी बातें आपको मैं पिछले वीडियो उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में बता चुका हूँ। यदि आपको इसको लेकर कुछ डाउट है या ऐसा कुछ है जो अभी भी आपको क्लियर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पिछला वीडियो देख लें और इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लें। बात क्लियर है? इसके अलावा अंत में हम लोग यह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं या वास्तव में जो लोक नृत्य होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, क्या उनका महत्व होता है, इस पे भी हम लोग अंत में आके चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह आपको क्लियर है। इतना क्लियर है तो आपके जो दिमाग में समय एक ड्राफ्ट बन गया होगा, अब समझ गए होंगे कि क्लास हमारी किस प्रकार से चलेगी और हम लोग क्या क्या जानेंगे समझेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जब हम ब्रज, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र इन लोकगीतों को कैटेगरी के अनुसार पढ़ेंगे तो कौन कौन से गीत हैं। अब आप गीतों के नाम समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग चीजों पे आगे बढ़ेंगे। तो किस क्षेत्र में कौन सा लोकगीत होता है उसको जानने से पहले आप लोग के सामने एक प्रश्न। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले यह मुझे पसंद है कि मैं आपको एक प्रश्न दिखाऊं। क्यों? जब हम समझ लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आएगा तो हम वीडियो देखते हुए उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों को फिल्टर करते हैं जो हमारे एग्जाम में हम लिख दें। तो इसी क्रम में देखिए, एक प्रश्न आप लोग के सामने है। यह प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का विवरण दीजिए और साथ ही उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए। हालांकि ये जो प्रश्न है ये एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रश्न है, सभी पहलुओं को समाये हुए है। हालांकि मैं आप पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह प्रश्न आपको किसी विशेष विषय पे भी आ सकता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्यों के बारे में बताइए, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, उसकी विशेषताओं को बताइए। यह पूर्वांचल के संदर्भ में भी हो सकता है, अवध के संदर्भ में भी हो सकता है, बुंदेलखंड के संदर्भ में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी आपको अपने प्रश्न तैयार रखने हैं। हालांकि अभी तक कुछ पिछले प्रश्न देखे मैंने, तो अभी तक लोक नृत्यों से कोई प्रश्न सीधा नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा। लोक नृत्यों से प्रश्न कभी भी आ सकता है और हो सकता है कि शायद अभी 2023 वाले प्रश्न पत्र में ही वो पूछ ले। तो जरूरी है कि आप एग्जाम रेडी रहें। चलिए, प्रश्न देख लिया, अब हम देखते हैं कि कैटेगरी किस प्रकार है और किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो सबसे पहली बात ब्रज के लोक नृत्यों की। तो ब्रज में 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं, चारों ही खास हैं। जैसे कि पहला है रास नृत्य। ठीक, जब हम लोगों ने लोकगीत पढ़े थे तो रास वहां भी पढ़ा था, तो यह उसी से संबंधित है। इसके अलावा झूला नृत्य है, यहाँ चरकुला और घड़ा नृत्य, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम लोग इनको एक साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा मयूर नृत्य भी यहाँ पढ़ना रहेगा। अगली बात है पूर्वांचल के लोक नृत्यों की। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? धोबिया नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य, नटवरी और नटुआ या नकटुरा। यह सभी लोक नृत्य हमें पूर्वांचल के संदर्भ में पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है? अवध के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जोगिनी, कलाबाजी, ढेड़िया। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? बुंदेलखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? धूरिया, कानरा, राई, ख्याल, शोरा या सेरा, कार्तिक नृत्य, देवी नृत्य और दीप नृत्य। काफी सारे हैं ना बुंदेलखंड क्षेत्र में।
लेकिन पढ़ना सब है, हम सब पे चर्चा करेंगे। अंत में थोड़ी सी बात हम लोग ये भी करेंगे कि मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो उनके नाम है कर्मा, ठड़िया, चोलर, ढरकहरी। अब काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये नाम अपने आप में विचित्र हैं, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं हम लोग जर्नली नहीं सुनते ना, तो इन नामों को याद करने के लिए पहले जो प्रयास होगा वह अपने आप में खास होगा। तो बहुत अच्छे से इन सभी नामों को याद करना ज़रूरी है, वो भी क्षेत्रवार क्रम में, तभी आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको मानेंगे कि वह मजबूत हो, यही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर लोक नृत्यों के साथ में। तो क्या बात है, यहाँ आपको लोक नृत्य वास्तव में होते क्या है उनके बारे में बताया गया है। तो क्या होते हैं लोक नृत्य, वास्तव में संस्कृति की ही अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके यहाँ जो कल्चर है, जैसे कि उत्सव त्योहार जो मनाए जाते हैं, इसके अलावा आपके जो समाज है उसमें कौन कौन से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। तो जब कभी जीवन में अच्छे काम होते हैं तो क्या होता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। और जब हम नृत्य करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हम मन की प्रसन्नता से करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, दुखी हो गया व्यक्ति, उसकी हड्डी टूट गई, कहीं से गिर गया तो वह नृत्य करेगा, यह संभव नहीं है। वह कब नृत्य करता है, यदि कोई त्योहार है या परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, संतान का जन्म हुआ है या फिर किसी का विवाह है, उन्हीं अवसरों पे तो हम पसंद करते हैं ना कि ये नृत्य करें बढ़िया से। तो मांगलिक कार्यक्रम पे किया जाता है अधिकांश, और संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं सभी लोक नृत्य। इसके अलावा इसमें क्या होता है, शरीर की चाल, चेहरे के भाव भंगिमाएं, वस्त्र, आभूषण, सजावट आदि लोक नृत्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि जब हम नृत्य करते हैं तो शरीर बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, साथ ही चेहरे के भाव गीत के या जो गीत का विषय है उसके अनुरूप बदलते हैं। इसके अलावा वस्त्र, अगर हम किसी खास थीम पे नृत्य कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि वस्त्र भी उसी से संबंधित हो। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण लीलाओं का विशेष प्रचलन है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि हम जर्नल जो हम लोग के जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, उनको पहन के कर ले, नहीं। तो कहीं ना कहीं यह आवश्यक हो जाता है कि हम स्वयं को उस रूप में ढालें, उन वस्त्रों का प्रयोग करें, और जब उसके बाद उस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है तो वास्तव में बहुत आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यह सभी चीजें बताई गई हैं, यह लोक नृत्यों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा लगभग प्रत्येक अवसर, यानी कि अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। इस जो लाइन है इसका अभिप्राय यही है। तो क्या कह रहे हैं कि लगभग प्रत्येक अवसर, जैसे कि मौसम के आगमन। अब मौसम के आगमन पे कोई नृत्य क्यों करेगा, क्यों, मौसम बदला तो क्यों नृत्य करेंगे हम, ऐसा होता है क्या मौसम बदलने पे नृत्य करते हैं? करते हैं भाई। कौन करेगा, जब मानसून आता है तो किसे खुशी होती है, किसानों को। तो उस समय वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने खेतों में रहते हुए वो सामूहिक रूप से अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं। इसके अलावा बच्चे का जन्म वास्तव में बहुत अच्छा अवसर है, और जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो सभी नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा विवाह, ये तो जनरल टेंडेंसी है, इतना ज़्यादा खर्चा होता है, बैंड बाजा वगैरह बुक किया जाता है, ढोल बुक किया जाता है, डीजे का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो खुशी है, प्रसन्नता को आप व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा त्योहारों पर अच्छा लगता है हम लोग को। ठीक है, तो जैसे अवसर बदलेगा तो अवसर के अनुरूप लोक नृत्य बदल जाएगा। हालांकि जो बारातियों वाला जो डांस होता है ना, वो सभी अवसरों पे सेम होता है, तो उसको यहाँ पे नहीं जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर लोक नृत्य समझने हैं कि जब विषय बदला तो नृत्य भी बदल गया, वस्त्र बदल गए, कार्यक्रम बदल गए, वेशभूषा पूरी बदल गई, और नृत्य करने की प्रक्रिया भी बदल गई। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि कम से कम कदम और चाल के साथ लोक नृत्य अत्यंत सरल होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी मूवमेंट कम है, आप थोड़ा स्लो डांस कर रहे हैं, चाल आपकी हल्की है, तो इसलिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जो लोक नृत्य होता है जनरली वो किस प्रकार से होते हैं, वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ठीक है, ये खास बात है। इसके अलावा ज्यादातर नृत्य में कलाकार स्वयं ही गाते हैं। ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे नृत्य हैं जिनमें आप अपने जो बोल हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि जब हम लिरिक्स को बोलते हैं तो वो सभी चीजें फिल्टर होकर ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उस लिरिक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अब यदि आपसे कहा जाए कि आपको नृत्य तो करना है लेकिन लिपसिंग नहीं करनी है, आपको गाना नहीं गाना है, तो कहीं ना कहीं नृत्य करने में अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ में कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि जरूरी है। क्यों, आप नृत्य करेंगे तो बिना म्यूजिक के
अच्छा सा नहीं लगेगा। तो म्यूजिक जब आएगा आप साथ साथ लिरिक्स भी करेंगे और फिर नृत्य जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के लोक नृत्य की एक विशेष वेशभूषा और लय होती है। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज्यादातर लोक नृत्यों में आभूषणों और विशिष्ट आकृतियों के साथ रंग बिरंगे परिधान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आभूषण, लोक नृत्य बदल गया है, उसकी प्रकृति बदल गई है, तो जरूरी है कि उसके आभूषण या जो भी चीजें पहनी जा रही है जैसे कि वेशभूषा या जो भी है रंग बिरंगी, उन सभी चीजों को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो लोक नृत्यों के बदलने के साथ साथ ही उसके जो प्रकृति है, वेशभूषा है, चाल ढाल है, करने की प्रक्रिया, हर एक चीज बदल जाती है। ठीक है, तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन था आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इसको फिल्टर कर पाए अच्छे से कि एक्चुअल में लोक नृत्य क्या होता है। ठीक, आजकल हम लोग जो सामान्य व्यवस्था में देखते हैं वह सभी चीजें अलग हैं। अगर आपको जेन्युइन लोक नृत्य देखने हैं तो ये कार्यक्रम या तो आपको किसी मंच पे देखने को मिल सकता है, या फिर आपको क्षेत्र विशेष में जाना होगा और वहां पर उस समय ही आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, हालांकि स्थिति बदल गई है, जैसे कि आप लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अलग अलग लोक नृत्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, देखिएगा जरूर, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक है, तब आपको और भी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, समझते हैं हमारे पहले लोक नृत्य को। क्या है? ब्रज के लोक नृत्य। शुरुआत यहीं से करेंगे, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रास नृत्य की। रास नृत्य किससे संबंधित है, हम लोग को जनरली ये चीजें क्लियर होती हैं। तो रास नृत्य का जो सीधा संबंध होता है किससे होता है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होता है रास। तो क्या कह रहे हैं कि यह नृत्य रासलीला के दौरान किया जाता है। ठीक है, और जन्माष्टमी के अवसर पर। ऑब्वियस सी बात है, श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो रासलीला होना स्वाभाविक है। बहुत इजीली ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें श्री कृष्ण के प्रारंभिक जीवन की कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात अब क्लियर थी कि या तो रासलीला के दौरान होगा या जन्माष्टमी के दौरान, दोनों ही चीजें श्री कृष्ण से संबंधित है। अगली बात क्या है कि क्या दिखाएंगे? सिर्फ प्रारंभिक जीवन। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक उसमें दिखाया जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो नृत्य है ये किस पे केंद्रित है? उनके प्रारंभिक जीवन पे। ठीक है, तो काफी अच्छा दृश्य है ये, इसी नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको समझ लेना है। तो हर एक नृत्य की अपनी अलग विशेषता और कब किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। आप इस पूरे सेशन को ले रहे हैं, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, दो चीजों पे ध्यान रखते हो। जैसे कि पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि वह नृत्य किया कब जाता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि उसकी विशेषता क्या है अपने आप में। ठीक है, अगर इन दो बातों के आधार पर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं तो काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगला नृत्य कौन सा है? अगली बात हम लोग को यहाँ पे करनी है झूला नृत्य की। तो देखिए, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि भारतीय सभ्यता में एक ट्रेंड चला आ रहा है। ये एक कल्चर है कि जब सावन का महीना शुरू होता है तो उस समय क्या किए जाते हैं? घर घर में झूले लगाए जाते हैं। अगर आप गांव में भी देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आंगन में झूले टांगे जाते हैं, पेड़ों पे झूले टांगे जाते हैं। ये एक प्रचलन चला आ रहा है। तो इसी समय मंदिरों में क्या किया जाता है? झूला नृत्य किया जाता है। ठीक, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगली बात हमें करनी है मयूर नृत्य की। पहला जो वर्ड क्लियर है अपना, मयूर मतलब बिल्कुल सही, मोर। ठीक, तो उस नृत्य में क्या होगा? मोर को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि आप स्वयं को क्या बना लेंगे? मोर बना लेंगे। ये एक दृश्य आप लोग के सामने, जिससे कि आप थोड़ा इजीली इसको समझ पाए। तो ये जो एक ड्रेस है ये क्या है? ये एक मोर की ड्रेस होती है। जब कभी मोर नृत्य करता है, ठीक है, तो क्या करता है? वो अपने पंखों को खोल लेता है। दृश्य काफी मनभावी होता है। तो लेकिन उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि मयूर नृत्य में क्या होगा? जो नर्तक है वो मोर पंख के वस्त्र धारण करेगा, उसके बाद नृत्य करेगा। और यह नृत्य किस पे आधारित रहेगा? राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे यह नृत्य आधारित रहेगा। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई? ब्रज क्षेत्र के लोकगीत समझ रहे हैं। ठीक, तो राधा कृष्ण आएंगे, बार बार आएंगे यहाँ। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला नृत्य एक और बार देख लेते हैं क्या है। तो घड़ा नृत्य या चरकुला। देखिए, हालांकि यह जो नृत्य हैं दो अलग अलग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको एक साथ समझ लें, बहुत अच्छे समझ लेंगे। किस प्रकार? जैसे कि चरकुला समझ लीजिए आप। घड़ा तो मुझे लगता है कि आप लोग को पता है, तो चरकुला क्या होता है ये समझते हैं। तो चरकुला का दरअसल जो मतलब होता है, ये एक पिंजरा होता है।
अब पिंजरा का यहाँ जो तात्पर्य है वो एक्चुअल में एक फ्रेम से है। आपने क्या किया कि आपके यहाँ जो भी इसका एक्सपर्ट है, जो भी चरकुला बनाता है, तो वो क्या करेगा, एक फ्रेम डिजाइन कर देगा आपके लिए, क्योंकि नृत्य करने का तो अवसर होगा तो आप बार बार करेंगे उस समय ना, तो क्या होगा, आप एक बार ही फ्रेम बनवा लेंगे। वो फ्रेम कैसा होगा जरा समझते हैं। वह फ्रेम कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये जो फ्रेम है काफी अच्छी तरह से बनाया जाता है, इसको मजबूती देके तैयार किया जाता है। अब यह फ्रेम आपने बनवा लिया, तो आप क्या करेंगे, इस पे दीपकों को जलाएंगे। तो दीपक को, जैसे कि आप लोग इस दृश्य में देख सकते हैं कि दीपक जल रहे हैं, उसके बावजूद नृत्य हो रहा है। तो यह जो फ्रेम इसमें यूज हो रहा है और दीपक जल रहे हैं, इस नृत्य को ही चरकुला नृत्य कहते हैं। अब आप इस इमेज को देख रहे हैं, तो इस इमेज के सेंटर में अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहेगा, यहाँ पे आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं और भी, ठीक है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि ये जो दीपक जल रहे हैं, इनके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ये जो नर्तकी हैं, इनके सर के ऊपर अलग अलग घड़े रखे हुए हैं, हर एक लेवल पे एक अलग घड़ा है। तो यही इन नृत्य का अंतर है। यानी कि जब हम बात करेंगे घड़ा नृत्य की, तो क्या होगा, सर पे दीपक नहीं जल रहे होंगे, सर पे घड़े रखे हुए होंगे। लेकिन अगर बात है चरकुला की, तो सेंटर में घड़ा होगा, लेकिन आसपास दीपक भी जल रहे होंगे। ये एक खास अंतर है इसमें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राधा के जन्म से संबंधित है मुख्य रूप से यह नृत्य, ठीक है। तो घड़ा नृत्य कर रहे हैं, चरकुला कर रहे हैं, तो कब करेंगे, राधा रानी के जन्म के समय यह काम होगा। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए, तो बैलगाड़ी या रथ ट्रेंड तो सेम ही है ना, तो क्या करेंगे, उसका पहिया यूज करेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ट्रेंड है पुराना है, लोक नृत्य अभी नए नहीं है ना, शताब्दियों से चले आ रहे हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, लोग यूज करते थे इसमें रथ के पहिए या फिर इसमें बैलगाड़ी के पहिए। तो पहियों के ऊपर वो घड़े रखते थे या फिर दीपक रखा करते थे। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, तकनीक नई नई आ रही है, तो इसलिए अब फ्रेम्स वगैरह बनवा लिए जाते हैं। तो लेकिन जो उसका शुरुआती ट्रेंड था वो यही था, ठीक। तो उस पर घड़े रखे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद नृत्य कर लेते हैं। चरकुला में भी ऐसे होता है, घड़ा बीच में रहेगा, आसपास दीपक जलेंगे। जर्नल जो ट्रेंड है इसका वो 108 दीपकों का है, यह एक शुभ संख्या मानी जाती है। तो इसीलिए 108 दीपक रखते हैं चरकुला में, और महिला इसमें या जो नर्तकी है वो नृत्य को प्रस्तुत करती है। ऐसे भी प्रथा बनी हुई है कि यह जो नृत्य है यह सामान्यतः रसिया गीतों पर किया जाता है, ठीक है। तो यह सभी खास बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। चरकुला बहुत खास है अपने आप में ही, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला जो नृत्य है हमारे सामने, अब बुंदेलखंड के लोक नृत्य शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हम जो समझ रहे थे वह ब्रज था, इसीलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का उल्लेख हो रहा था, हम उन पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की, तो पहला नृत्य है धूरिया नृत्य। क्या खास बात है इस नृत्य की, हम समझते हैं। यह जो नृत्य है वो खास तौर पे कौन करता है, कुम्हार, ठीक है, जो जनरली सरनेम प्रजापति यूज करते हैं, इस समुदाय के लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि धूरिया कौन करेगा, सिर्फ कुम्हार जनजाति, कुमार जाति जो होती है उसके लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि धूरिया नृत्य कौन करेगा, कुम्हार जाति के लोग करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, पुरुष करते हैं। क्या करेंगे, पुरुषों द्वारा स्त्रियों का वेश धारण कर लिया जाता है, ठीक है। खास बात है ये दूसरी। पहली खास बात, प्रजापति लोग करते हैं, यानी कि जो कुम्हार होते हैं वो करते हैं। और कैसे करते हैं, जो इस जाति के पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का वेश धारण करेंगे, उसके बाद इस नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। तो धूरिया नृत्य खास है इस मामले में। अगला नृत्य है यहाँ पर कानरा नृत्य। तो ये कौन करेगा, यह मुख्य रूप से धोबी समाज में किया जाता है, ठीक। और कैसे किया जाता है यह बात भी समझ लेते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है, यानी कि जब कभी भी धोबी समुदाय में या जो धोबी जाति से संबंधित लोग हैं उनके परिवार में विवाह होगा, उस समय वे लोग इस नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। क्लियर बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और जिस प्रकार से हम लोगों ने, हमारी टीम ने यह सब चीज़ें आप लोग के लिए तैयार की हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और चीज़ें जान समझ रहे होंगे। हालांकि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आप तक पहुंच जाए, तो कुछ नहीं करना, बस कमेंट बॉक्स में आना है, हमें बताना है, हम लोग ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगली बात क्या है, जरा यह भी देख लेते हैं। तो अगली बात हम लोग के सामने है राई नृत्य की। राई नृत्य कैसे खास है देखते हैं एक बार। कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं। कब कर रही हैं, वसंत ऋतु के अवसर पर कर रही हैं, ठीक है। साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे भी कर रहे हैं। तो दो अवसरों पे जनरली यह नृत्य होता है, सिर्फ महिलाएं कर रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं समझेंगी कि वो मयूर हैं, कि वे मोर हैं। तो मोर हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, जब हम
कुछ इस प्रकार से करें। ये बचपने में सब लोग ये सभी चीज़ें करते हैं, है ना? कभी होता है कि भाई मोर बन रहे हैं, कभी होता है कबूतर बन रहे हैं, कभी होता है खुद को मगरमच्छ समझते हैं, मतलब बचपन में ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन कुछ खास अवसर पे लोक नृत्यों में भी हमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि मयूर की भांति खुद को मानेंगे, तो यह नृत्य कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि यह पारंपरिक रूप से बेड़िया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है? तो महिला करेंगी, कब करेंगी, किस प्रकार से करेंगी, पर कौन सी महिलाएं, तो वह बेड़िया जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनके अंदर यह प्रचलन है। इस जनजाति में यह प्रचलन लंबे समय से बना हुआ है और ये लोग इस नृत्य को कर रहे हैं। अगली बात क्या है वह देखते हैं। तो अगली बात हम लोग के सामने है ख्याल नृत्य और दीप नृत्य की। तो ख्याल नृत्य कब होता है, पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। अब खास बात, जन्म हो रहा है संतान के घर में, इसीलिए यह नृत्य किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से किया जा रहा है, यह प्रक्रिया भी अपने आप में खास है। तो क्या है यह प्रक्रिया, कौन करेगा, जो भी व्यक्ति ये कर रहा होगा, ठीक है? जनरली पुरुषों को देखने में मिलता है। तो कैसे करते, सिर पर बांस और रंगीन कागज से बना एक मंदिर, ये परंपरा है वहां, ठीक है? तो क्या करेंगे, एक मंदिर बनाएंगे, बांस और रंगीन कागज से बना होगा, उसको सर पे रखेंगे और नृत्य करेंगे। चलो एक पॉइंट और आपको यहाँ क्लियर करता हूं कि कई बार अगर आप मूवीज देखते हैं, पुरानी मूवीज में, आजकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो पुरानी मूवीज में एक प्रथा थी, अभी भी कई समाज में यह प्रथा है कि जब कभी किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो वहां पे थाली बजाई जाती है। देखा है? अच्छी बात है ना? तो जब वहां पे थाली बजाई जाती है तो उससे क्या होता है कि लोगों को वो सुन करके ही पता चल जाता है कि हाँ, इसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब यह भी जो तरीका है, यह क्या है, प्रसन्नता को प्रकट करने का, यानी कि आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कैसे, आपने मंदिर लिया और उसको सर पे रखा और उसके बाद आप नृत्य कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा समझ जाएगा कि अच्छा, इसके घर में पुत्र ने जन्म लिया है, अच्छा बात है। आगे क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। तो दीप नृत्य है, यह नृत्य अहीर समुदाय के लोगों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली या परात सिर पर रखे किया था। दोनों नृत्यों में थोड़ी थोड़ी समानता है, यानी कि सर पे कुछ तो रख रहे हैं, चाहे ख्याल नृत्य हो या दीप नृत्य। तो कौन कर रहा है दीप नृत्य, अहीर समुदाय से मुख्य रूप से संबंधित है। कैसे करेंगे, परात लेंगे या थाली लेंगे, उसमें दीपक जल रहे होंगे, सर पे रखेंगे और उससे नृत्य करेंगे। थोड़ा सा समानता है ना इसमें चरकुला से, चरकुला भी इसी प्रकार हो रहा था, हालांकि उसमें कई लेवल्स थे, बट यहाँ थाली या परात रखेंगे और उससे ही नृत्य करेंगे। थोड़ा सा कंपेयर भी करते रहते हैं ना बीच बीच में, क्यों, चीज़ें इंटरेस्टिंग बनेंगी। और जब आप कंपेयर करेंगे तो पॉइंट्स आपके जो ब्रेन में जाएंगे ना, जब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। जब कभी भी हम कंपेयर करके समझते हैं तो चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं और भी ज़्यादा, ठीक है? क्या कह रहे हैं आगे, सोरा, सेहरा या सोहरा, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग नाम मिले हमें अलग अलग जगह पे, तो इसलिए हमने आपको ये दिखा दिया। हालांकि समझते हैं कि वास्तव में यह नृत्य क्या है। मुख्य रूप से हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है? क्षेत्र समझ गए कि कहाँ प्रसिद्ध है। यह नृत्य और लोकगीत का मिश्रित रूप है, यानी कि नृत्य भी होगा और लोकगीत भी होगा। लोक नृत्य, लोकगीत, दोनों चीजें एक साथ। क्या कह रहे हैं, किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। क्यों करते हैं, उनको लगता है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तो इसीलिए यह नृत्य किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि युवा स्त्री और युवा पुरुष, ठीक है? तो युवा स्त्री और पुरुष करेंगे इस नृत्य को, कैसे, हाथ में डंडा लेकर। तो यानी कि यह खास एक इक्विपमेंट है जो उस डांस में यूज किया जाता है। चीजें समझ रहे हैं, ठीक है? अगला नृत्य देखते हैं, क्या है हमारा, कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक का महीना होता है, तो उसी महीने में ये नृत्य होगा। कब, जनरली अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है? कैसे, नर्तक क्या करेगा इस समय, श्री कृष्ण तथा गोपी इसके अंदर बनेंगे। यानी क्या होगा, एक व्यक्ति आप जिसको चुनेंगे वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेगा और आसपास में जो साथ में उनके साथ डांस को प्रस्तुत करेंगे वे क्या बन जाएंगे, गोपी बन जाएंगे। यह भी श्री कृष्ण लीला का ही एक अंग है, ठीक है? तो समझ लीजिए इस बात को कि कार्तिक नृत्य, ठीक है, कार्तिक महीने में होगा। किस प्रकार से, श्री कृष्ण और गोपियों का जो व्यवहार था, जो उनके प्रसंग थे, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बात क्या है, देवी नृत्य। काफी इंटरेस्टिंग है और नाम से ही आप चीजें समझ जाएंगे। जैसे कि देवी नृत्य में क्या होगा, एक व्यक्ति को आप चुनेंगे और उसको आप देवी की वेशभूषा पहना देंगे, तो क्या होगा कि वह देवी के रूप में वहां पर
हो जाएंगे स्थापित। अब जब वो देवी बन गए हैं तो उस समय बाकी जो नर्तक होंगे वो क्या करेंगे, वह देवी के आसपास उसकी आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और वह सब काम किस प्रकार से करेंगे, नृत्य के माध्यम से वह सभी कार्य किए जाएंगे। तो यही बात है, ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला नृत्य देखते हैं हमारा। तो अगली बात हमें करनी है पूर्वांचल के लोक नृत्यों की, ठीक है। पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा लोक नृत्य होता है, धोबिया नृत्य। धोबी एक समुदाय है, उसी से ये नृत्य संबंधित है। तो कब होता है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। मांगलिक अवसर, संतान का जन्म हो, विवाह हो, ठीक है, ये सभी कार्य तब किए जाएंगे। तो क्या होगा इसमें, मुख्य रूप से धोबी समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं कि इस नृत्य में एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गधे का रूप धारण कर लेगा। कैसे, जब कभी भी धोबे नृत्य होगा तो पिक्चर को देखिए, थोड़ा समझिए। ये एक लोक नृत्य की ही तस्वीर ली गई है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक यह व्यक्ति है जो यह नृत्य कर रहा है, यह जनरल कपड़ों में है, ठीक है, थोड़ा सा इसने जो ट्रेंड है ड्रेस का वह पहनी हुई है, तो ये धोबी बना हुआ है। अब इसके साथ में देखिए क्या है, यहाँ पर यह गधे की वेशभूषा धारण किए हुए एक व्यक्ति भी नृत्य कर रहा है। तो यह नृत्य आपको इस प्रकार से जब भी आप देखेंगे यह देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धोबिया नृत्य कहा जाता है। बात क्लियर है। आगे बात क्या कह रहे हैं, कटघोड़वा नृत्य की। अब जरा इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको बीच में एक वर्ड दिख रहा है, क्या है, घोड़वा। तो इसका अभिप्राय है कि इसमें घोड़े का प्रयोग होगा। किस प्रकार से होगा, आप जरा नृत्य देखिए। आपके बगल में एक व्यक्ति है जो इस नृत्य को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन कैसे, इसने एक घोड़ा बनवाया हुआ है, ठीक है। ये लकड़ी का हो सकता है या किसी और प्रकार की धातु का हो सकता है, ठीक है। तो एक घोड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये घोड़ा कैसा है, इसके ऊपर आपने एक ड्रेस पहना रखी है इसको, ठीक है ना। तो यह वेशभूषा भी इस नृत्य की एक खास परंपरा है, एक खास अंग है, ठीक। तो व्यक्ति होगा, घोड़ा होगा, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए। तो क्या कह रहे हैं, मांगलिक अवसरों पे किया जाएगा, अच्छी बात है। इस नृत्य में क्या होगा, लकड़ी तथा बांस से निर्मित एक घोड़ा होगा। अब घोड़े के ऊपर क्या होगा, रंग बिरंगे वस्त्र डले हुए होंगे, ठीक, जिससे कि वो और ज्यादा आकर्षक लगे, अच्छा लगे, ठीक है। तो यह है खास विशेषता है इस नृत्य की। अगली बात, धीवर नृत्य। कौन करता है, कहार जाति के लोग करते हैं इस नृत्य को। कब करते हैं, शुभ अवसरों पे करते हैं। इस प्रकार से ही नटवरी कब किया जाता है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा में ही यह नृत्य भी किया जाता है। अब यहाँ क्या होगा, अहिर जाति के लोग ही यह नृत्य करेंगे, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अहिर जाति के लोगों में कुछ खास नृत्य हैं जो भी पढ़ चुके हैं, यह भी अहिर जाति के लोगों के से ही संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सामान्यतः यह नृत्य जन्माष्टमी और होली के अवसर पे किया जाता है। तो किस अवसर पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कौन करता है, यह तीनों बातें ही यहाँ स्पष्ट है। आगे अगली बात क्या है, अगली बात यहाँ पे है नटुआ या नकटुरा नृत्य की। तो कैसे होता है ये नृत्य और कब होता है, विवाह के अवसर पे होता है। इस नृत्य की जो परंपरा है ना, बहुत ज्यादा खास है, और अलग अलग क्षेत्रों पे मैं समझता हूँ कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड समझा हुआ है, देखा हुआ है, आप लोगों ने हो सकता है कि सुना हो, मैंने अपने घर में सुना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस नृत्य में दरअसल होता क्या है, कभी पता कीजिएगा घर में, आपके घर वाले जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ यह होता है और इस प्रकार से होता है, इसको यह भी कहते हैं, ठीक है। तो नाम इसके क्षेत्रवार रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परंपरा खास है। क्या होगा इसमें, विवाह के अवसर पे करेगा। कौन करता है, वर पक्ष की महिलाएं करेंगी, यानी कि जिनके घर में पुत्र विवाह होगा वो लोग इस नृत्य को करेंगे। कैसे करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें महिलाओं की ही भागीदारी रहेगी, पुरुष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पुरुष, क्योंकि ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है, जब बारात चली जाती है उसके बाद नृत्य किया जाता है। तो यह चीज देखी गई है कि बारात चली जाती है, एक पुरानी परंपरा है, ठीक है। यह एक लोक नृत्य तो सालों से हो रहा है, शताब्दियों से हो रहा है। तो क्या होता था ट्रेंड, कि जो परिवार के मेल होते थे पहले सिर्फ वही बारातों में जाया करते थे, महिलाएं बारातों में नहीं जाया करती थी, वह घर पे रहकर बारात के स्वागत का, यानी कि वधू के स्वागत का इंतजार करती थी। तो जब वे वधू के स्वागत का इंतजार करती थी तो यह नृत्य वे रात में किया करते थे। क्या होता था इसके अंदर, जो महिलाएं होती थी वह पुरुष का रूप धारण कर लेती थी, ठीक, और अपना मनोरंजन करती थी। बात क्लियर है। तो यह जो नृत्य है नटुआ या नकटुरा खास है अपने आप में। अगली बात हमें जो करनी है, अब हम आ जाते हैं अवध के लोक नृत्यों पे। तो अवध के लोक नृत्यों में पहला नृत्य है जोगिनी नृत्य। यह नृत्य कब करते हैं, रामनवमी के अवसर पे किया जाता है,
ठीक है। दूसरी खास बात इसमें क्या है कि पुरुष महिलाओं का रूप धारण करते हैं। पिछले नृत्य में क्या था, महिलाएं पुरुषों का रूप धारण कर रही थी। अब जोगनी में क्या होगा, पुरुष महिलाओं का रूप धारण करेंगे और इस नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। अगला नृत्य है कलाबाजी नृत्य। तो क्या होगा, अवध के लोग करेंगे कैसे, मोर बाजा वाद्य यंत्र लेके। वहां पे यह परंपरा है, एक यंत्र होता है जिसको मोर बाजा कहा जाता है, तो उसको लेंगे और उसके माध्यम से नृत्य करेंगे। अब कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। नकली घोड़े पर बैठकर, अभी तक हम देख रहे थे कि नकली गधे थे, घोड़े थे, तो यहाँ भी नकली घोड़े का प्रयोग हो रहा है और मोर बाजा हाथ में लेकर उसको बजाते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह नृत्य भी खास है अपने आप में और अवध क्षेत्र की एक परंपरा है। इसी क्रम में हम लोग को यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि डेढ़िया नृत्य अपने आप में बहुत खास नृत्य है। तो डेढ़िया नृत्य में क्या होता है, श्री राम के वन से वापस अयोध्या आने के समय यह नृत्य किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब श्री राम वापस आए थे तो क्या होता है, दीपावली का अवसर होता है। उस समय दीपावली का उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो वापस कैसे आए थे, उन्होंने लंका गए थे और लंका जाकर रावण का वध किया था। तब सीता माता को लेके वे वापस अयोध्या आए थे। तो बताते हैं कि जब श्री राम वन से वापस आए तो इस समय यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान क्या होता है, जो नर्तक होता है वह अपने सिर पे दीपक रखता है। ठीक है, एक छिद्रदार बर्तन होगा, बर्तन में छेद होगा और उस पे दिया जल रहा होगा और वो दिया जलते हुए ही इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में। ठीक है, तो विशेषता इसकी अपने आप में विशेष है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब चलते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र की तरफ। ठीक है, काफी सारे समझ लिए, ब्रज समझ लिया हम लोगों ने, उसके बाद अवध समझ लीजिए, पूर्वांचल भी समझ लिया और साथ में हमने बुंदेलखंड समझ लिया। अब जरा सा हम समझते हैं यहाँ पर मिर्जापुर और सोनभद्र के लोकगीतों के बारे में। तो पहला खास लोकगीत है यहाँ पे कर्मा नृत्य। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया था, ब्रज के लोक नृत्य समझे, अवध के लोक नृत्य समझे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोक नृत्य भी समझे। तो इसी क्रम में अब हम आ गए हैं मिर्जापुर और सोनभद्र की तरफ। अब हमें यहाँ के लोक नृत्य देखने हैं। तो क्या है लोक नृत्य में खास, कर्मा नृत्य यहाँ का पहला खास नृत्य है। यह नृत्य सोनभद्र में खरवार, गोंड, बेगा और कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र आपको पता लग गया, साथ में कौन कर रहा है यह भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि नृत्य के दौरान जो नर्तक होगा वह फुदकते हुए पेड़ की पत्तियों व डालियों को काटेगा। ठीक है, फुदकने का मतलब क्या है कि दरअसल वो उछलते हुए जाएगा। तो उछलते उछलते आसपास में जो पेड़ दिख रहे होंगे तो वह उछलते हुए उसकी पत्तियों और डालियों को काटेगा। काटने में क्या करेगा, वह पुजारी के माध्यम से देवताओं को भेंट देते हैं। यानी कि आप नृत्य करेंगे, नृत्य करते हुए आप वहां से पत्तियां लेंगे, डाली लेंगे, पुजारी को देंगे और पुजारी के माध्यम से आपको यह अपेक्षा रहेगी कि वह सभी चीजें जो है वह ईश्वर तक, देवता तक पहुंच रही है। ठीक है, तो यह खास बात है किसकी, कर्मा नृत्य की। इसके बाद देखते हैं ठड़िया नृत्य। इसमें क्या होता है, संतान की कामना के लिए, यानी किसी का विवाह हुआ है, वह चाहता है उसके घर में संतान हो, तो वह व्यक्ति इस नृत्य को प्रस्तुत करेगा। अब इसमें क्या होता है, देवी सरस्वती की खास भूमिका रहती है। अब तक हम लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण और राधा की हमने बात की थी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देवी सरस्वती की। यहाँ पर वह चाहेंगे कि उनकी कृपा दृष्टि उन लोग पे पड़े, उनके घर में संतान जन्म ले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप नृत्य करेंगे और साथ साथ सरस्वती देवी को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। अगली बात है चोलर नृत्य की। कैसे होता है, अच्छी फसल के लिए करते हैं। तो अच्छी फसल कैसे होगी, जब वर्षा होगी। तो वर्षा के लिए, अच्छी फसल की हम कामना करेंगे, हम चाहेंगे कि वर्षा हो और हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसीलिए यह नृत्य किया जाता है जिसका नाम चोलर नृत्य है। ठीक, अगली बात ठरकहरी नृत्य की। तो यह नृत्य जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। अब तक ऐसा कोई नृत्य हमने नहीं देखा था, तो इसलिए यह नृत्य खास है। अब तक हमने क्या देखा कि लकड़ी के घोड़े बनाए गए, लकड़ी के गधे बनाए गए, लेकिन अब आप यहाँ पे जानवर के सींगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठरकहरी नृत्य इसलिए अलग है, विशेष है। अगली बात कजरी। यह नृत्य मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। तो क्यों करेंगे, हम चाहेंगे कि मानसून जब आए तो ढेर सारा पानी लेके आए, अच्छी बारिश लाए, जिससे कि किसानों को मदद हो और फसल अच्छी हो जाए।
इस नृत्य का उद्गम स्थल जो मुख्य रूप से है वह मिर्जापुर माना जाता है, यानी कि यहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई, यह परंपरा यहीं से शुरू हुई और बाकी क्षेत्रों तक फैल गई। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर अब लोक नृत्यों की विशेषताओं के बारे में। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग लोक नृत्य और सभी लोक नृत्य की अलग अलग विशेषता। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सभी लोक नृत्यों में क्या चीज कॉमन है, उसकी महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये यहाँ पे हमें समझना है। जैसे कि लोक नृत्य किन्हीं विशिष्ट लोगों या विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य, तो कैसा होगा, किसी खास लोगों से संबंधित होगा। जैसे कि हमने देखा कि धोबी जनजाति, अहीर जाति, ठीक है, कुम्हार समुदाय, तो इन सभी को हमने देखा। तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग और अलग अलग नृत्य, और ये जो लोग रहेंगे किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे पहले, तो इसलिए यह जो नृत्य है यह भी किसी एक क्षेत्र से ही संबंधित होता है। अगली बात, लोक नृत्य वास्तव में क्षेत्र विशेष की संस्कृति की अभिव्यक्ति है। हम लोग क्या करते हैं, नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लोक नृत्य की उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र या लोगों के बीच उनके रीति रिवाजों के अंग के रूप में हुई है। तो लोक नृत्य ऐसे ही नहीं बन गए कि बस मन हुआ शुरू कर दिया, कुछ नया दिखा करने लग गए, नहीं। आपके जो रीति रिवाज है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों का आध्यात्म जुड़ा हुआ है, उनका धर्म जुड़ा हुआ है, उनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये नृत्य किए जाते हैं। तो लोगों के बीच उनके रीति रिवाजों का जो प्रस्तुतिकरण है वह भी लिए नृत्य करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो परंपरा है, जो सभ्यता है, उसका हस्तांतरण करते हैं। कोई बच्चे ने जन्म लिया, जब वो बड़ा होगा तो वह 5 साल 6 साल से समझने लगेगा कि हाँ, यह मेरी परंपरा का खास हिस्सा है, उसे पता रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब वह बड़ा होगा तो वह भी इस परंपरा को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करेगा। इसी प्रकार से यह चाल के किसी विशेष प्रतिरूप में सामान्यतः लय का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप मूवमेंट तो करेंगे बॉडी की, लेकिन उसमें भी एक लय होगी। यह आपको लोक नृत्यों में देखने को मिलती है और सभी लोक नृत्यों में देखने को मिलती है, इसलिए यह सभी लोक नृत्यों की एक कॉमन विशेषता है। यह आनंद और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। ये बात आपको मैंने बहुत शुरू में ही, पहला जब आपने सुना था इंट्रोडक्शन, उसमें मैं आपको यह बता दिया था। ठीक है, क्या खास है, शरीर की चाल, चेहरे की भाव भंगिमाएं, वेशभूषा, आभूषण, सजावट आदि लोक नृत्य के अभिन्न अंग है। बात क्लियर है। तो यह सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, किससे संबंधित, लोक नृत्यों से संबंधित। अब क्या खास है जरा वो भी देख लेते हैं। तो वह है आप लोग के लिए एक थैंक यू। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, चीजों को जाना समझा है, अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर 5 उसके बाद पूरा पेपर 6 आप लोगों को इसी चैनल पे दिया जाएगा, और वो भी प्रयास यही है कि आपके मेंस शुरू होने से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। अगर आपके साथी भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आप चाहते हैं कि उनकी तैयारी भी अच्छी हो, तो उन लोग तक भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और उत्तर प्रदेश की कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए एंड थैंक यू सो मच।